हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 9वां वीडियो है। और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एल्कीन, और एल्कीन को इंग्लिश में भी हम कहते हैं एल्कीन। तो जल्दी से पॉज करो वीडियो को और हेडिंग लिखो अपनी नोटबुक पे, हिंदी में भी लिखो एल्कीन और इंग्लिश में भी लिखो एल्कीन। जल्दी से लिखो बेटे, पॉज करके। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है एल्कीन। हमने हेडिंग क्या लिखी है? एल्कीन। और इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं? ALKENE, एल्कीन। एल्कीन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले एल्केन भी पढ़ा रखा है, एल्कीन भी पढ़ा रखा है और एल्काइन भी। आपको पता है एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। तो एल्कीन को समझने से पहले आपको जरूर ये बात पता होनी चाहिए कि एल्कीन का मतलब क्या होता है। एल्कीन का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो कि द्विबंध वाला हाइड्रोकार्बन जो होता है उसे हम कहते हैं एल्कीन। इसकी एक शर्त है बेटे। शर्त यह है कि हमने यहां लिख दिया कि डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, पर इसकी शर्त यह है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए उस यौगिक में, तब हम उसे कह पाएंगे एल्कीन। कम से कम एक डबल बॉन्ड। तो हम यहां लिख देते हैं कि कम से कम लिख दो या मिनिमम लिख दो। कम से कम, कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यदि किसी हाइड्रोकार्बन में आपको कम से कम एक डबल बॉन्ड मिल जाता है तो आप उस हाइड्रोकार्बन को कह सकते हो एल्कीन। ठीक है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एल्कीन है इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला। एल्कीन का सामान्य सूत्र याद होगा आपके, क्या होता है? CnH2n। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ये भी सब बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप n की जगह एक लिखते हो, n की जगह एक, n का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या। मान लो एक कार्बन से आप किसी एल्कीन को बनाते हो, तो यहाँ आएगा C और यहाँ आएगा 2 एकम 2 CH2। पर मैंने आपको पढ़ा रखा है कि CH2 कोई एल्कीन नहीं है, क्योंकि CH2 में कार्बन ने अपने ऊपर 2 हाइड्रोजन को ही जोड़ रखा है, और 2 हाइड्रोजन में तो कार्बन की संयोजकता पूरी होती ही नहीं है। आपको पता है इस बात का। तो CH2 तो कोई एल्कीन हो ही नहीं सकता, कोई स्थायी यौगिक हो ही नहीं सकता CH2। ठीक है। CH2 होता है अस्थायी। क्या होता है CH2 उसके बारे में बात करेंगे। पर यदि आप एल्कीन को पढ़ना शुरू करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 कार्बन से डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि एक कार्बन अकेला तो कहीं डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई एल्कीन का प्रथम सदस्य बताओ क्या होता है, पहला सदस्य, फर्स्ट मेंबर, सबसे छोटा एल्कीन क्या होता है, या सबसे छोटा एल्कीन कौन सा है, तो आपको n की जगह क्या लिखना है? 2। तो सबसे छोटा एल्कीन n की जगह 2 लिखोगे, C2H, 2 दूनी 4, C2H4।
अब C2H4 का नाम आपको पता ही होगा, 2 कार्बन है एथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, एथीन, या तो आप इसे एथीन कहो, ये तो नाम इसका IUPAC में है। और यदि आप सामान्य भाषा में या ट्राइवियल सिस्टम में इसका नाम, निरर्थक पद्धति में इसका नाम लिखना चाहते हो तो इसे हम कहते हैं इथाइलीन। क्या कहते हैं? इथाइलीन। और हिंदी में इथाइलीन को लिखते हैं एथिलीन। तो C2H4 इसका पहला सदस्य है, किसका? एल्कीन का। 2 कार्बन से आप एल्कीन को पढ़ना शुरू करोगे, देखो 2 कार्बन से, एक कार्बन से तो CH2 बनेगा, और CH2 में तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता, आपको पता है, पहले भी मैंने इन बातों को डिस्कस कर रखा है। यदि आप एक निश्चित क्रम में प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ते हो तो आपको ये सारी बातें पता होंगी। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, ये जो एल्कीन होते हैं ना, बहुत बढ़िया बात है, एल्कीन्स का एक और नाम है। हमें पता चल गया कि एल्कीन किसे कहते हैं? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। पर एल्कीन्स का एक नाम और है, और इनका नाम होता है ओलिफिन्स। ध्यान रखना, OLEFINES, ओलिफिन्स। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर एल्कीन को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? मैं बताता हूं क्यों कहते हैं। यदि किसी एल्कीन की क्रिया आप हेलोजन से करा देते हो, जैसे हमारे पास पहला एल्कीन है C2H4 इथीन, मान लो इथीन का रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करा दिया, तो किसी भी एल्कीन का रिएक्शन जब हम हेलोजन के साथ कराते हैं तो हमें एक ऐसा पदार्थ प्राप्त होता है जो तेल जैसा, किसके जैसा हो? तेल जैसा, ऑयल जैसा। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं ओलिफिन्स, ठीक है। या फिर आप, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, चलो आपको याद रहे, जिससे आप भी नोट्स में लिख लेना, तेल बनाने वाले, तेल बनाने वाले, ठीक है। तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑयल। और ऑयल से ही ये शब्द हमने यहां बनाया है ओलिफिन्स, ठीक है। कारण मैंने आपको बताया कि इन्हें ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, यहां लिख देता हूं, चलो कारण। क्योंकि क्यों कहते हैं ओलिफिन्स? क्योंकि जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन है, इसका रिएक्शन आप जब हेलोजन के साथ कराओगे, जैसे क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा दो, तो हेलोजन के साथ रिएक्शन कराने से आपको प्राप्त होगा तेल जैसा पदार्थ, तेल जैसा पदार्थ, तेल जैसा पदार्थ। इसलिए हम कहते हैं एल्कीन को ओलिफिन्स, ठीक है। समझ में आई ना बात? अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझना। जो ये एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है ना, एल्कीन का क्या के लिखते हैं, एल्कीन के डबल बॉन्ड का दूसरा नाम, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसके भी दूसरे और अलग अलग नाम भी हैं। एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। या एल्कीन का मतलब मैंने आपको बताया कि जहां कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? डबल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन। और एल्कीन के डबल बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इथाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। इथाइलिनिक बॉन्ड कहते हैं इसे, ध्यान रखना, ठीक है। इथाइलिनिक बॉन्ड, या हिंदी में लिखोगे एथिलीनिक बॉन्ड। अच्छा, इसका एक नाम और भी है, वो भी लिख लो, या ओलिफिनिक बॉन्ड, क्योंकि ओलिफिन्स भी कहते हैं ना इन्हें, तो आप इसे इथाइलिनिक बॉन्ड भी कह सकते हो, ओलिफिनिक बॉन्ड भी कह सकते हो। यह बात समझ में आनी चाहिए आपके। इतने सारे ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में एल्कीन की बातें पढ़ी, ये बातें सारे बच्चों को जरूर पता होनी चाहिए। चलो अच्छा, एक बात बताता हूं, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब हम इस सामान्य सूत्र का प्रयोग करते हैं और n की जगह 1 रखते हैं तो यहां लिखते हैं, चलो नोट में इस बात को, नोट, n की जगह 1 रखो,
एक रखोगे तो क्या बनेगा C1H, एक रखोगे 2 एकम 2 CH2। अब CH2 में तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं है और कार्बन की संयोजकता भी पूरी नहीं हो रही, तो CH2 कोई एल्कीन नहीं होता है। यहां लिख देता हूं CH2 कोई एल्कीन नहीं है। CH2 कोई एल्कीन नहीं है, यानी एल्कीन एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होता, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। ये क्या है फिर जब ये कोई एल्कीन नहीं है? ये वास्तविकता में एक अस्थाई मुक्त मूलक है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भी तो पड़े हुए ना खाली, अपितु करके लिखते हैं, अपितु। अपितु यह एक अस्थाई, यह एक अस्थाई मुक्त मूलक है, यह एक अस्थाई मुक्त मूलक है। ध्यान रखना आप, एक अस्थाई मुक्त मूलक है। जिसकी संयोजकता बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, इसकी संयोजकता 2 है। और कौन इस मुक्त मूलक का नाम पता क्या होता है? इसका नाम होता है भाई CH2 है, तो इसे आप मैथ से ही तो लिखोगे, तो आप इसे मिथाइलिन फ्री रेडिकल कह सकते हो, मिथाइलिन फ्री रेडिकल, ठीक है, या मिथाइलिन मुक्त मूलक, ये इसका नाम होता है CH2 का। क्या नाम होता है? मिथाइलिन मुक्त मूलक। अब जल्दी से पोज करके लिखो, फिर इसके बाद और बढ़िया बातें बताता हूं एल्कीन के बारे में। पोज करके लिखो जल्दी। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम एल्कीन के नामकरण के बारे में। एक हेडिंग लिखते हैं, नामकरण। नामकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। नामकरण या नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं कि एल्कीन का नाम कैसे लिखा जाता है। इसका नाम लिखने का एक तरीका है, वैसे तो बहुत तरीके हैं, मैं सारे ही बताऊंगा आपको। एल्कीन यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन या ओलिफिन्स, ठीक है, इनके नाम लिखने का एक तरीका है निरर्थक पद्धति। एक तरीका है निरर्थक पद्धति। अच्छा, निरर्थक पद्धति को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्राइवियल सिस्टम। इसे आप कह सकते हो ट्राइवियल सिस्टम, ट्राइवियल सिस्टम। निरर्थक पद्धति कहो या ट्राइवियल सिस्टम कहो। अब देखो, ट्राइवियल सिस्टम बहुत आसान है, मैंने पहले भी आपको सिखा रखी है सारी बातें, पर जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन वाले को, तो हमें एक बार थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का नाम ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है। यहां ब्रैकेट में बता देता हूं, आपको इस तरीके से लिखना है नाम, एल्काइलीन, एल्काइलीन ऐसे लिखना है नाम। ये इसका सामान्य नाम लिख दिया मैंने, एल्काइलीन, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे पास डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H4। तो आप देखो इसमें कितने कार्बन हैं? 2। यहां देख लो चाहे यहां देख लो, 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। तो एल्काइलीन में क्या लिखोगे आप? इथाइलीन। 2 कार्बन को एथ कहते हैं ना, तो इसका नाम हुआ इथाइलीन। इसी तरीके से 3 कार्बन वाला देख लो कोई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितने कार्बन है? 3। या इसका अणुसूत्र लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो C3H6 लिख सकते हो ना। देखो 3 और 1 4 और 2 6। तो एल्काइलीन में एल्क की जगह क्या आ जाएगा भाई? 2 कार्बन थे तो एथ आ गया, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन।
प्रोपाइलीन, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलीन। अब देखो प्रोपाइलीन, इथाइलीन आपने लिख लिया, प्रोपाइलीन लिख लिया। अब कितने कार्बन से लिखेंगे हम? 4 कार्बन से। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर आप इसका सीधा अणुसूत्र भी लिख सकते हो C4H8। हाइड्रोजन 8 है, देखो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। 2 कार्बन थे इथाइलीन, 3 कार्बन थे प्रोपाइलीन, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटाइलीन। अच्छा, यदि 5 कार्बन लोगे आप, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो 5 कार्बन हुए ना, 1 2 3 4 5। या फिर अणुसूत्र इसका बनेगा, आप देख लेना बना के, C5H10। बताओ क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, पेंटाइलीन। अब मैं आपको इस जो हमारे पास ट्राइवियल सिस्टम या निरर्थक पद्धति है, इसकी एक कमी बताता हूं बहुत बड़ी। आप यहां तक जो हमारे पास कार्बन 2 और 3 है, इथाइलीन प्रोपाइलीन, इनका नाम तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगी तो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्यूटाइलीन के 2 समावयवी होंगे, स्थान समावयवी। यदि डबल बॉन्ड यहां है तो पोजीशन आइसोमर इसका ये है, और यदि डबल बॉन्ड यहां आ गया तो फिर इसका पोजीशन आइसोमर चेंज हो जाएगा। तो जो समावयवी होते हैं ना किसी भी एल्कीन के, जितने भी समावयवी हैं, उन सभी समावयवियों के यानी आइसोमर्स के नाम आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो ट्राइवियल सिस्टम से। तो कुल मिला के बात यहां ये है कि ट्राइवियल सिस्टम ऐसी जगह फेल हो जाता है पूर्ण रूप से। ठीक है, ट्राइवियल सिस्टम क्या हो जाता है? फेल। तो इसलिए यहां एक हेडिंग लिख लो आप, यहां एक हेडिंग लिख लो, कमी। क्या कमी है इस ट्राइवियल सिस्टम में? तो आप लिखोगे इस पद्धति से, पद्धति माने सिस्टम, इस सिस्टम से, इस पद्धति से यानी इस सिस्टम से एल्कीन के, एल्कीन माने आपको पता है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन के सभी समावयवियों, समावयवियों, समावयवियों को क्या कहते हैं? आइसोमर्स। सभी समावयवियों, या ब्रैकेट में लिख देता हूं, आइसोमर्स के नाम नहीं लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते हैं। तो आप सभी समावयवियों के नाम नहीं लिख सकते सामान्य पद्धति या ट्राइवियल सिस्टम से। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। चलो खैर, पोज करके लिखो। फिर दूसरा सिस्टम बताता हूं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के नाम लिखने का। लिख लिया बेटे? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इथाइलीन, इथाइलीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, यानी इथाइलीन प्रतिस्थापी के रूप में। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना, इथाइलीन सब्स्टिट्यूएंट को आप कहोगे इथाइलीन प्रतिस्थापी। तो इथाइलीन प्रतिस्थापी के रूप में भी आप नाम लिख सकते हो। कैसे? देखो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो आप ध्यान रखना CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम कहते हैं इथाइलीन। क्या कहते हैं? इथाइलीन। ये लिख दिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम क्या कहते हैं? इथाइलीन। अब मान लो मेरे पास एक कंपाउंड इस तरह का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
इसका नाम लिखना है। तो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये तो इथाइलिन हो गया। मतलब यहां से लेके और यहां तक का जो हिस्सा है, ये वाला इतना हिस्सा, इसे तो आप इथाइलिन ही कहोगे। अब इथाइलिन के साथ क्या जुड़ा है, एक कार्बन वाला एल्काइल यानी मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इस पूरे कंपाउंड का मिथाइल इथाइलिन। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइलिन। क्या हो जाएगा, मिथाइल इथाइलिन। यानी आपको इस इथाइलिन शब्द का प्रयोग करना ही है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड को देखो ध्यान से जरा, इसमें ये बीच वाला हिस्सा इथाइलिन है और इसके लेफ्ट साइड में भी क्या है, मिथाइल, और राइट साइड में मिथाइल है। यानी एक अच्छा बैलेंस बन रहा है। और अच्छा बैलेंस बन रहा है तो आप इसे कह सकते हो भाई डाई मिथाइल। मिथाइल कितने हैं, 2 हैं। डाई मिथाइल इथाइलिन तो आप इसे कहोगे, पर ये बैलेंस बन रहा सम्मित है तो आप इसे सम्मित कह सकते हो। सम्मित को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक, तो आप इसे कह सकते हो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कितने मिथाइल हैं, 2। सिमेट्रिक डाई मिथाइल इथाइलिन। सिमेट्रिक यानी सममित डाई मिथाइल इथाइलिन, तो इसका नाम होगा सिमेट्रिक डाई मिथाइल इथाइलिन। अब यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड को देखो, इसमें भी इथाइलिन तो है ही, पर दोनों जो हमारे पास ग्रुप है मिथाइल और मिथाइल, डाई मिथाइल कह सकता हूं मैं इसे, ठीक है, इनका बैलेंस बिगड़ रहा। आप इसे कह सकते हो एसिमेट्रिक डाई मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, क्या कह सकते हो, एसिमेट्रिक यानी असम्मित डाई मिथाइल इथाइलिन। एसिमेट्रिक डाई मिथाइल इथाइलिन। ठीक है, वैसे कुछ बुक्स में लिख रखा है इसका नाम, 2 कार्बन है ना, C2H5 ग्रुप है, तो इसे इथाइलिन भी लिख रखा है, या करके आप लिख सकते हो इसका दूसरा नाम इथाइलिन, ऐसे भी लिख रखा है कुछ राइटर्स ने इसका नाम। तो ध्यान रखना है आपको कि हम किस तरीके से नाम लिखेंगे। उसके बाद तीसरी पद्धति जो सबसे अच्छी है, जो कभी फेल नहीं होती, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कहां तक हम लिखेंगे। यदि सीधी श्रृंखला है तो लिख देंगे, यदि कहीं ब्रांच निकलनी शुरू होगी तो फिर समस्याएं आ जाती हैं। ब्रांच में भी आप नॉर्मल आइसोनियोस तक तो चल सकते हो, उसके बाद तो दिक्कत आ जाएगी ना। इसलिए ये सिस्टम भी यहां तक ही सीमित है, बस यूं ही समझ लो आप। तीसरी जो पद्धति है वो सबसे बेस्ट है और आप उसे सब जानते हो, IUPAC सिस्टम या IUPAC पद्धति। अब IUPAC सिस्टम या IUPAC पद्धति का सबको पता ही है। इसमें आपको डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है एल्कीन का, तो ऐसे ही लिखोगे एल्क और उसमें क्या जोड़ दोगे, ईन, एल्कीन बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नाम लिखना है, तो आप कहोगे कि सर 2 कार्बन है, एल्क की जगह लिखो आप एथ, और डबल बॉन्ड है इन, लिखो एथीन, हो गया इसका नाम लो। अब यदि मैं 3 कार्बन वाला ले लूं, चलो कोमा लगा के लिखता हूं, आप नीचे ही लिखना, मेरे पास जगह कम है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो इसका नाम लिखना है हमें, क्या है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो एल की जगह क्या लिखेंगे, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन हो गया। अब 4 कार्बन को थोड़ा सा समझना होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो 4 कार्बन वाला यौगिक ऐसा बनेगा और एक 4 कार्बन वाला ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है तो ये भी ब्यूटीन है, तो ये भी ब्यूटीन, पर आपको देखना है
कि इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्यूटीन दो तरह की होती है, तो दोनों में से कौन से वाली तो ये है, कौन से वाली ये है। डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से ही तो नंबरिंग करोगे आप। इधर से नजदीक है तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। तो है, हम लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है, और ईन भी लिखेंगे, पर पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो आप लिखोगे ब्यूट 1 ईन। कुछ लेखकों ने इसका नाम 1 ब्यूटीन भी लिख रखा है, कुछ राइटर्स लिखते हैं इसका नाम 1 ब्यूट ईन, ये भी सही है। और कोई कोई राइटर ऐसा भी है जो इसका नाम लिखते हैं ब्यूट ईन 1। पर मैं हमेशा आपको बताता हूं कि सबसे अच्छा नाम वही है जो नियम नंबर 3 के अनुसार मैं लिखने के लिए बताता हूं, यानी ये वाला नाम, ये सबसे बेस्ट है, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट नाम यही है, इसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे। आप इसमें गलती कर दोगे, इसमें कर दोगे गलती, इसलिए जो सबसे बेस्ट होता है उसे यूज करना चाहिए। अब इसमें आ जाओ आप दूसरे वाले ब्यूटीन में। इसमें आप देख रहे नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से करोगे 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो किधर से ही कर लो नंबरिंग, 1 2 3 4 ब्यूटीन है। पर आप कहोगे ब्यूट, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर, 2 ईन। ठीक है, वैसे 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन 2 लिख दो, पर सबसे अच्छा नाम यही है ब्यूट 2 ईन। तो ये है एल्कीन के नाम लिखने के तरीके। ठीक है बेटे, जल्दी से पॉज करके लिखो। अब अगली बात बताता हूं आपको, लिख लिया बेटे? ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एल्कीन में हमें कौन कौन सी समावयवता देखने को मिलती है। एल्कीन में कौन कौन सी समावयवता देखने को मिलती है। समावयवता को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, पढ़ा रखी है समावयवता पूरी। अब मैं यहाँ इसकी स्टार्टिंग से तो एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आपको पता है समावयवता किसे कहते हैं। आपको सिर्फ यहाँ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो एल्कीन्स होती हैं उनमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की समावयवता देखने को हमें मिलती है। ठीक है, वैसे तो समावयवता बहुत तरह की पढ़ा रखी है आपको, कम से कम 7 तरह की समावयवताएं आपको पढ़ा रखी हैं। आइसोमेरिज्म 7 टाइप्स के आपको करा रखे हैं, पर यहां सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन्स में मुख्य रूप से 4 प्रकार की समावयवता, 4 टाइप्स की आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। उसमें जो सबसे पहली समावयवता आपको देखने को मिलेगी वो होगी श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। अच्छा, श्रृंखला समावयवता को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र तो एक जैसा होगा, पर उनका जो कार्बन परमाणुओं का चेन है, कार्बन एटम्स का जो चेन है वो अलग अलग तरह का होगा, यानी श्रृंखला में फर्क आएगा। कैसे आएगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको श्रृंखला समावयवता का। हमारे पास एक डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है CH2 CH CH2 CH3, इस कंपाउंड को ध्यान से देख लो आप। और एक कंपाउंड और है हमारे पास, ये कंपाउंड है CH2 C CH3 और यहां भी CH3। अब इन दोनों कंपाउंड्स को देख लो, चलो इसे CH3 को ऊपर जोड़ता हूं यहां CH3। अब दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देख लो। आपको यहाँ यदि मैं पूछ लूं कि मुझे तो यूं बताओ इनका अणुसूत्र क्या है दोनों का, तो आप कहोगे कि सर कार्बन इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पूछूंगा, हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर 2 2 4 और 1 5 और 3 8। और इसमें देखो 3 और 3 6 और 6 और 2 8। यहाँ तो है ही नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही तो गिनने 8 हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो 2 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, और इसमें भी 8 है। तो इनके अणु सूत्र तो एक जैसे हैं, अणु सूत्र एक जैसे हैं ना, पर इनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग तरह की है। इसमें तो सीधी श्रृंखला है
और इसमें वन साइड ब्रांच है, एक तरफ को ब्रांच है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी हैं। नाम तो लिख लोगे ना, नंबरिंग आप इधर से करो 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका बताओ भाई? ब्यूटीन है ना, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन पहले नंबर पे है ना डबल बॉन्ड, और इसमें नंबरिंग करोगे, इधर से कर रहे नंबरिंग 1 2 3। अब बताओ, जब नंबरिंग आपने इधर से करी तो ये भाई 3 कार्बन वाला है, पर दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है एज ए साइड चेन, तो आप इसका नाम प्रीफिक्स की तरह दोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 कार्बन वाला एल्कीन प्रोप इन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर प्रोप 1 इन लिखो, भाई जब 3 कार्बन वाला कोई एल्कीन होता है ना, तो डबल बॉन्ड यहां है तब भी 1 पे ही आएगा, और यहां होता है तो नंबरिंग इधर से करता मैं। तो 3 कार्बन वाले एल्कीन में डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही अटेन करता है, तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है। जो रासायनिक विज्ञान को जानता है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसे पता है कि जब 3 कार्बन वाला एल्कीन कोई हमारे पास होता है तो उसमें डबल बॉन्ड हमेशा पहले नंबर पर ही गिना जाता है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है प्रोप 1 इन, क्योंकि प्रोप 2 इन तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, जब प्रोपीन होता ही एक तरह का है तो हमने बता दिया कौन सा है। ठीक है बेटे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो एक समावयवता तो यह है श्रृंखला समावयवता। दूसरी जो समावयवता डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में हमें देखने को मिलती है वो है बेटे स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। अच्छा, स्थान समावयवता को हम इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, अणुसूत्र एक जैसा होगा दोनों कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होगा, और डबल बॉन्ड अपनी जगह बदल रहा होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो इसी कंपाउंड को जो का तो लिखता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो कंपाउंड ये है, और एक कंपाउंड ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड को देखो, इन दोनों के अणुसूत्र देख लो आप, कार्बन दोनों में 4 हैं और हाइड्रोजन दोनों में 8 हैं, चेक कर लेना। नंबरिंग इसमें इधर से करोगे 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूट 1 इन, और इसमें नंबरिंग किधर से कर लो 1 2 3 4, क्या नाम होगा, ब्यूट 2 इन। तो बताओ क्या चीज अंतर किस चीज में आ रहा है? अंतर यहाँ इस चीज में आ रहा कि जो डबल बॉन्ड है ना वो अपना स्थान बदल रहा, यहाँ तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है और यहाँ डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ गया, तो स्थान ही तो बदला, स्थान बदला, पोजीशन बदली, इसलिए हम कहते हैं स्थान समावयवी हैं एक दूसरे के, या पोजीशन आइसोमर हैं एक दूसरे के। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो। 2 तरह की समावयवता हमें और देखने को मिलती है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में, उसके बारे में बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है। तीसरे प्रकार की जो समावयवता हमें देखने को मिलती है एल्कीन्स में, उसे हम कहते हैं वलय, वलय श्रृंखला, यानी रिंग और चेन समावयवता। ठीक है, आप इसे कह सकते हो रिंग डैश चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटे, अब ये क्या है सर, ये तो नाम पहली बार सुना हमने। कोई बात नहीं, पहली बार सुना पर तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास 3 कार्बन वाला एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है ना। देखो इसका नाम क्या बताओगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। कोई बच्चा इसे प्रोप 1 इन नहीं लिखेगा,
पर क्या ये 3 कार्बन इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं, CH2 और CH2। देखो आप इसका नाम लिखो पहले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चक्र बन रहा साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लोप्रोपेन है। इन दोनों के अणु सूत्र चेक करते हैं क्या है। कार्बन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हाइड्रोजन इसमें 3 और 2 5 और 1 6, और इसमें 2 तिया 6। देखो दोनों के अणु सूत्र तो एक जैसे हैं, पर इन दोनों यौगिकों में अंतर यह है कि एक में तो बन रही श्रृंखला और दूसरे में बन रहा वलय, रिंग, छल्ला। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे ये एक दूसरे के वलय श्रृंखला समावयवी हैं, यानी रिंग चेन आइसोमर हैं, और इस घटना को हम कहते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। ठीक है, ध्यान रखना यही इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे कहीं जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी हमें। तीसरे प्रकार की समावयवता ये होगी। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की समावयवता की, और कौन सी समावयवता हमें एल्कीन में देखने को मिलती है। तो बेटे ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं ज्यामितीय समावयवता का। मान लो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और मैं बना रहा हूं 4 कार्बन वाला एल्कीन। यहां मैंने CH3 जोड़ दिया और यहां भी CH3 जोड़ दिया, तो देखो यहां मुझे H जोड़ना पड़ेगा और यहां भी H। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक ब्यूटीन का, 2 ब्यूटीन का या ब्यूट-2-ईन का एग्जांपल लिखा हुआ है। अब ब्यूट-2-ईन ऐसा भी हो सकता है, देखो ब्यूट-2-ईन ऐसा भी हो सकता है कि यहां CH3 जोड़ दो, यहां H जोड़ दो, 1 2 3 चौथा कार्बन, यहां CH3 जोड़ दो और यहां H जोड़ दो। देखो भाई 1 2 3 4 और बीच में डबल बॉन्ड, ब्यूट-2-ईन है, नंबरिंग करके देख लो 1 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, ये भी 2 ब्यूटीन है या ब्यूट-2-ईन है। तो दोनों हैं, तो ये अणु सूत्र तो इनके एक जैसे होंगे दोनों के। देखो अणु सूत्र देखते हैं, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, चेक कर लेना। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हों, संरचना सूत्र भी एक जैसे हों, पर डबल बॉन्ड के परितः, डबल बॉन्ड के जो कार्बन हैं उन पर अटैच जो ग्रुप हैं वे अलग अलग विन्यास रखते हों। देखो इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है ना, और इसमें सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड। तो जब डबल बॉन्ड के चारों तरफ उपस्थित ग्रुप उनका विन्यास अलग हो जाता हो, तो ऐसी समावयवता को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका नाम बताओ क्या होगा। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे आप कहते हो सिस फॉर्म, सिस या समपक्ष। तो सिस ब्यूट-2-ईन, इसका नाम होगा सिस ब्यूट-2-ईन, और इसका क्या होगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूट-2-ईन। ठीक है बेटे, ट्रांस ब्यूट-2-ईन। तो ये 4 प्रकार की समावयवता हमें डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलती है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं एल्कीन के बारे में। लिख लिया बेटे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि ये जो एल्कीन होती है ना, एल्कीन में बंध की बात करते हैं कि किस किस तरह के बंध हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे लिख लो इसे, इंग्लिश में लिखना, बॉन्ड्स इन एल्कीन। तो एल्कीन का जो सबसे पहला मेंबर है, यानी सबसे जो छोटा जो एल्कीन होता है उसमें कम से कम 2 कार्बन होते हैं। ये होता है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है,
यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये है। नाम सबको पता ही है क्या है इसका। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि इस कार्बन का संकरण बताओ, कार्बन का संकरण, कि ये जो कार्बन परमाणु है ये कौन सा संकरण दिखाता है, तो आपको पता है कि इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक दो, और यहाँ भी एक सिग्मा एक पाई होगा, तीन, और इसने भी तीन बनाए। जब तीन सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब संकरण की क्रिया में तीन कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे, और तीन कक्षक हिस्सा ले रहे होंगे तो एक तो होगा एस कक्षक और दो होंगे पी कक्षक। तो डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में संकरण क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2 संकरण होता है। अच्छा, सिग्मा और पाई बॉन्ड तो आप गिन ही लोगे, आप सिग्मा पाई बॉन्ड तो गिन लोगे ना। देखो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा 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 सिग्मा, एक पाई है। और एक चीज का ध्यान रखना, जो कभी कभार कोई पेपर सेटर पूछ लेता है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसकी लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। 134 पिकोमीटर इस डबल बॉन्ड की लेंथ है। और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है 110 पिकोमीटर का होता है, 110 पिकोमीटर का। अब यहाँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मतलब डबल बॉन्ड तो छोटा होना चाहिए, डबल बॉन्ड में दो दो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, तो अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड छोटा होना चाहिए, और ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बड़ा। तो बेटे आप सिर्फ यूं ना देखो कि कहाँ डबल बॉन्ड कहाँ सिंगल बॉन्ड है, यूं भी देखो कि वो जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन कौन से परमाणुओं के बीच बन रहा है, कौन कौन से एटम्स के बीच बन रहा है। अब कार्बन और कार्बन एटम्स जो है ना, इनका साइज बड़ा है, इसलिए इनके बीच का बॉन्ड भी तो बड़ा होगा। यदि ये सिंगल बॉन्ड होता तो 134 पिकोमीटर से भी बड़ा होता। यहाँ कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो सबसे छोटा परमाणु है। जब छोटा परमाणु है तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी कम होगी, तो बॉन्ड तो छोटा ही बनाएगा। यदि आप ये दोनों हाइड्रोजन एटम कर दो ना, तो ये बॉन्ड और भी छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात। तो डिपेंड खाली इस बात पे नहीं करता है कि आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है या सिंगल बॉन्ड, इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि बॉन्ड बन रहा है जिन एटम्स के बीच में, उन एटम्स का साइज कितना है, ठीक है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे, पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में इंट्रोडक्शन पूरा आया होगा एल्कीन का, और कल मैं आपको सिखाऊंगा एल्कीन बनाने की विधियां या एल्कीन निर्माण की विधियां, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एल्कीन यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, यदि जिंदगी में आपको कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।